नमस्कार, आप सभी का फॉलोअप के रात 9 बजे के लाइव सेशन में बहुत स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। सबसे पहले आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। झारखंड की राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। झारखंड सरकार के तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका नाम दिया गया झारखंड जनजातीय महोत्सव 2023। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। ये कार्यक्रम हुआ बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। दरअसल ये पुराना जेल है रांची का, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने आखिरी सांसें ली थी और इसे जो है स्मृति उद्यान में तब्दील कर दिया गया है। और पहली बार वहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, ये महोत्सव चलेगा जिसमें कि देश भर के आदिवासी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का जो इनविटेशन पत्र है, ये निमंत्रण पत्र सभी को मिला है, मीडिया को और कई लोगों को, और इसमें जो बातें लिखी गई है उसी को लेकर हम लोग लाइव हुए हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये जनजातीय महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की और कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से एक अलग कार्यक्रम आयोजित था। हालांकि आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 विधायक भी मंच पर मौजूद थे और वो थे बेरमो के विधायक जयमंगल और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप। लेकिन ये आज के जो इन्विटेशन है उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं अन्य अतिथि, तो ये लोग शामिल नहीं हुए। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या मंत्री जो है अलग अलग जिलों में उनका कार्यक्रम निश्चित था, या फिर कांग्रेस के द्वारा अलग कार्यक्रम करने का क्या मतलब बनता है? क्या इसके पीछे कोई संदेश छुपा है? इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी पांडे जी से, और साथ ही फोन लाइन पर और जेएमएम और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जब झारखंड जनजातीय महोत्सव से बोल रहे थे तो आज पूरी तरह एकदम विपक्ष की भूमिका में वो दिख रहे थे। उन्होंने देश भर के आदिवासियों को एकजुट होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, सबके मुद्दे एक हैं और इसलिए एक होकर ही लड़ना चाहिए। और उन्होंने एक तरह से अपील ही की देश भर के आदिवासियों से कि एकजुट होकर अब जो है लड़ा जाए, क्योंकि इतने साल हो गए और अब तक आदिवासियों की स्थिति बदली नहीं। जितने भी विस्थापन हुए, उद्योग लगे, कारखाने लगे, उसमें सबसे अधिक विस्थापित होने वाला कोई है तो वो आदिवासी ही है। और वो आदिवासी कहाँ हैं, उनकी खैर लेने वाला कोई नहीं है, उनकी स्थिति बदल नहीं रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज जी, आज का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री के अलावे और कोई मंत्री नहीं था। क्या मंत्री के लिए अलग से अलग अलग जिला में कोई कार्यक्रम निश्चित था या फिर नहीं शामिल होने का कोई और कारण था? नहीं, चंपईदा भी थे। हाँ, चंपई सोरेन थे। उसके अलावा जैसे रामेश्वर और राम लहरदग्गा में थे, भोक्ता जी चतरा में थे, लेकिन मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में थे। हाँ, लेकिन ये बन्ना गुप्ता कहाँ थे? बन्ना गुप्ता रांची में थे। बादल पत्रलेख रांची में थे। अच्छा। आलमगीर साहब रांची में थे। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इंडिया अलायंस एक, आदिवासी जनजाति को लेकर विचार एक, तो फिर 2 सभाएं क्यों? अगर मान लीजिए ये पहले से वेल डिसाइड था कि सरकार इतना भव्य आयोजन कर रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023, उस मंच पे भी सभी कोई आमंत्रित था, किसी को रोका नहीं गया था, बाकायदा कार्ड देके निमंत्रण बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस ने एक पैरेलल अपना कार्यक्रम किया बनहौरा में। बंधु तिर्की कांग्रेस का कार्यक्रम था या बंधु तिर्की का इंडिविजुअल का? नहीं, ये कांग्रेस का कार्यक्रम था। कांग्रेस के सारे नेता लगभग वहां मौजूद थे, मंत्री, विधायक, पार्टी के जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये तमाम लोग, प्रभारी वगैरह सब कुछ। अच्छा, आज प्रभारी भी कांग्रेस के रांची में मौजूद हैं। हाँ। अविनाश पांडे। तो अविनाश पांडे से आपकी बातचीत हुई तो क्या उनसे ये सवाल पूछा आपने कि भाई इतना भव्य कार्यक्रम है रांची में जिसका प्रचार प्रसार जो है देश भर में लगातार पिछले कई दिनों से हो रहा था, उस कार्यक्रम के लिए उनको निमंत्रण मिला था या नहीं? नहीं, उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तब इसकी जानकारी हुई। पोस्टर बैनर नहीं? हाँ, वो सीधे एयरपोर्ट से बनहौरा चले गए। अच्छा। और वहाँ जो
एक गौरव दिवस के तौर पे मनाया जा रहा था, उस रैली में उन्होंने शिरकत की, बाकायदा एड्रेस किया पब्लिक को। लेकिन वहाँ पे जितने कांग्रेस के नेता एक साथ दिखे, अगर वो मंच पे दिखते तो एक अलग मैसेज जाता। अगर ये नहीं दिखे तो दो वजह हो सकती है। अब कोई कह सकता है कि पत्रकारों की सोच थोड़ी अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, नुक्स निकालने का कह सकते हैं। लेकिन अगर आगामी लोकसभा का चुनाव है, आप एक साथ हैं, एक साथ दिखना भी जरूरी है। अगर आप दो जगह लोगों को निमंत्रण देते हैं तो ये इंडिविजुअल टाइप का फीलिंग आता है। अच्छा। ये कंबाइंड फीलिंग नहीं आता है। क्या कांग्रेस ने जानबूझ के इस तरीके का उस आयोजन किया था और वहाँ पे ज़्यादा लोग जाना पसंद किए बाकायदा इस कार्यक्रम के जगह पर? यहाँ बस एक तरीके से कहे तो कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया अपनी ओर से। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, 2 दिनों का कार्यक्रम है, 9 और 10 को, तो आज के कार्यक्रम में तो लिखा ही है कि बतौर मुख्य अतिथि शिबू सोरेन शामिल होंगे और अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके बाद कल इसका समापन समारोह है और इसमें लिखा है कि विशिष्ट अतिथि के तौर पे सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। तब तो ये लग रहा है कि निश्चित था पहले से कि मंत्री लोग मौजूद नहीं रहेंगे। ये हमारे साथ सुदीप सोनू जी भी जुड़ रहे थे, किसी वजह से कट गया। जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं गिरिडीह से, सुदीप जी जुड़ गए। बहुत बहुत पहले तो आपको स्वागत है और फिर बधाई भी विश्व आदिवासी दिवस पे। जी धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा विश्व आदिवासी दिवस पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं और प्रणाम। सुदीप जी, सवाल ये है हमारा कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ आदिवासी मंत्रालय के तरफ से या यूं कह ले टीआरआई के तरफ से या जो भी हो, लेकिन कांग्रेस इसके पैरेलल एक गौरव दिवस मनाया, वहाँ भी लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। तो इसको साधारण तौर पे देखें या इसमें कुछ भविष्य का गणित छुपा है? देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि दशहरे का त्योहार होता है, दीपावली का त्योहार होता है, ईद का त्योहार होता है, लोग खुशियां अपने तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। आप ये कैसे तय कर सकें या कोई ये कैसे तय कर सकता है कि ईद के त्योहार की खुशियां एक ही कैंपस में सेलिब्रेट हो, दशहरे का त्योहार एक कैंपस में सेलिब्रेट हो, होली एक ही कैंपस में सेलिब्रेट हो? भावना महत्वपूर्ण है, इंटेंट महत्वपूर्ण है, इंटेंशन महत्वपूर्ण है। क्या इंडिया का जो परिवार जिसमें मुक्ति कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, वो इस वर्ल्ड इंडिजिनस डे पर इंडिजिनस पीपल के सम्मान में उनको बेहतर भविष्य के लिए एक संकल्प के तौर पर 9 अगस्त मना रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है कि हमारे विपक्षी जिन्होंने भारत माता के विचार की हत्या मणिपुर में की है, जैसा कि आज संसद के बाहर से प्रतीत हुआ होगा आपको, और वो मणिपुर का नाम लेने से डर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूं कि अगर राजधानी में 2 कार्यक्रम हुए हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले वर्षों में झारखंड के हर जिले, हर प्रखंड, हर ब्लॉक और हर पंचायत में वर्ल्ड इंडिजिनस डे, विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम हो और इन कार्यक्रमों की जो मूल भावना है जनता तक जाए। मैं आपके दूसरे प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं कि उपरांत में इस कार्यक्रम की मूल धारणा के बारे में अपने विचार रखूंगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज कई ट्राइबल समाज को निमंत्रण दिया, आप अगर वहां आएंगे रांची में तो आपको लगेगा कि कितना समृद्ध है ये समाज और इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है झारखंड के लोगों को भी और बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे राज्य में, उनको भी ये एहसास हुआ कि इतना समृद्ध है इनका इतिहास। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और माननीय मुख्यमंत्री ने झारखंड में 9 अगस्त को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जो मुहिम छेड़ी है,
मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में झारखंड राज्य में इस 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की पहचान बनेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये संस्कृत समाज जो इंडिजिनस है, यानी आदिवासी जिसको हम कहते हैं, इस समाज ने इस पूरी प्रकृति के संचालन में अपनी अपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। हम इसे जैसे भी देखें, चाहे जल जंगल जमीन की बात के तौर पर देखें या विक्रम को पलट कर देखें, तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आदिवासी हैं तो जंगल है, जंगल है तो प्राणवायु है, और प्राणवायु है तो हमारे ग्रह पर जीवन है। अब जब आप इसमें से एक भी कड़ी को हटाना चाहेंगे या निकालना चाहेंगे विस्थापन या उद्योगों के विस्तारीकरण के सवाल पर, आप उस दिन प्रकृति के चक्र का संतुलन को बिगाड़ेंगे। आदिवासी नहीं होगा तो जंगल नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो प्राणवायु नहीं होगी, प्राणवायु नहीं होगी तो फेफड़ों पे ऑक्सीजन नहीं होगा और जीवन नहीं होगा। इसलिए हम यह मानते हैं कि 9 अगस्त एक संदेश लेकर आता है कि आदिवासी जंगल को बचाने वाले सबसे बड़े संरक्षक हैं और जंगल प्राणवायु देके मानव जीवन की रक्षा करने वाला प्रकृति का अनुपम उपहार है। तो प्रकृति पूजक इन आदिवासियों के वर्ल्ड इंडिजिनस डे को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये समृद्ध संस्कृति अपनी जरूरत भर का सामान, जरूरत भर की चीजें जंगल से लेती है और जंगल को संरक्षित करती है। और आने वाले दिनों में मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं कि ये तीसरा विश्व युद्ध कभी भी अगर होगा तो वो पानी के सवाल पर होगा, और पानी भी उसी जंगल से, उसी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये ठीक है कि हमारी पृथ्वी का, आपकी भावना शानदार है कि हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव, हर घर में मने ये आदिवासी दिवस, आदिवासी महोत्सव। मेरा सवाल ये है, लेकिन मुख्यमंत्री आज वहां बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं थे। उनकी भावना, उनका दर्द छलका कि आज तक देश आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने, उन्होंने कहा किसी भी सरकार, केंद्र और राज्य, किसी भी सरकार ने हमारा दर्द नहीं समझा। तो क्या ये पॉइंट थोड़ा सा टीजिंग है कांग्रेस के लिए, आपको लगता है? लेकिन सत्य है, ऐसा आप मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इस इंडिया गठबंधन में जो प्राइम सेंटेंस है वो सेंटेंस आइडिया इंडिया का है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। हम ये मानते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस में इस देश के 11 करोड़ आदिवासियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको मणिपुर के बारे में सोचना पड़ेगा। हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि मणिपुर जो हिंदुस्तान और भारत माता का अंग है, वहां आदिवासियों के संरक्षण के लिए जिन कदमों को उठाया जाना चाहिए था, वो कदम क्यों नहीं उठाए गए। आज हम ये कहते हैं कि झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस का परिचालन या इस कार्यक्रम का आयोजन कहीं ना कहीं इस बात को जरूर देखा है कि झारखंड के आदिवासी भी मानसिक रूप से उतनी मणिपुर के कुकी और नागा आदिवासियों के साथ जुड़े हुए हैं जितना उनके अपने लोग जुड़े हुए हैं। हम ये स्पष्ट कहते हैं कि 11 करोड़ आदिवासियों का दर्द आज छलका है कि उनके भाइयों, उनके बहनों की हत्याएं की गई हैं, उनके लोगों को, हमारी बहनों और हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में पीट कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट आया था गौरव गोगोई का, मैं उस बात से बड़ा सहमत हूं। मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, क्रेडिट तो गौरव गोगोई को जाता है, लेकिन मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि वन इंडिया की बात करने वाले लोगों ने मणिपुर में तो मणिपुर बना दिए और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था सुदीप जी। आपने सही बात कहा कि मणिपुर में जो इन दिनों चल रहा है, जो वहाँ हिंसाएं हो रही हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और उस पूरा भारत उनके साथ खड़ा दिखना भी चाहिए और दिखा भी, चाहे वो कांग्रेस की सभा हो या आपकी हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री एक आदिवासी नेता के तौर पे
और इतने आदिवासी लोकप्रिय नेता के तौर पे जब ये पीड़ा जाहिर करते हैं कि आज तक हम लोग ठगे गए, आज तक कोई नहीं कुछ किया, चाहे वो राज्य की सरकार हो या कहीं भी, तब तो एक भावना मन में आती है कि मुख्यमंत्री के दिल के किसी ना किसी कोने में तो पीड़ा कांग्रेस को भी लेकर है। नहीं, मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि यह पीड़ा व्यवस्था के प्रति है। विश्व के प्लेनेट अगर आप देखेंगे तो विश्व की कुल आबादी में हमारे आदिवासियों का प्रतिशत 5 है। इन 5% आदिवासियों के हिस्से में विश्व की गरीबी का 15% हिस्सा आया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो निश्चित रूप से धर्म से, जाति से जले आदिवासी हैं, यह दर्द उनके दिल से हल्का है। तो यही बात है कि पूरी दुनिया ने इन 5% इंडिजिनस पीपल को दुनिया के 15% आबादी का हिस्सा बना रखा है। और निश्चित रूप से संथाल समाज हो, आदिवासी समाज हो, हिंदुस्तान का समाज हो, झारखंड का समाज हो, विश्व का समाज हो, इसका संस्कार से गुजर रहा है कि हमें भी अपनी आबादी के अनुरूप समृद्धि का हिस्सा चाहिए। 5% लोग अगर गरीबी के 15% हिस्से पर के हकदार हैं तो हमें उन 15% गरीबी के हिस्से से बाहर निकलकर 5% समृद्धि के हिस्से की तरफ जाना है। और यही छटपटाहट हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बयान से झलकती है। झारखंड में 2 चीजें हैं, आप जानते होंगे दादा। एक तो है विस्थापन की समस्या, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा दंश आदिवासी समाज झेलता है। अधिकतर बहुत आम लोग भी झेलते हैं, दूसरे समाज के भी लोग, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो आदिवासियों का है। तो वो विस्थापन आयोग को लेकर कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर जो इस तरीके के हाल फिलहाल में केंद्र में जो कानून बने, आप वन वाले को आपको अगर ध्यान में हो, तब तो लग रहा है कि फिर हम वहीं पे खड़े हैं जहां 70 साल पहले थे। नहीं, मैं एकदम सहमत आपकी बात से हूं और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो झारखंड में विस्थापन ग्रहण का वचन देता है। तो कब होगा? और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कब होगा, टाइमलाइन तो दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वचन पत्र में अगर विस्थापन आयोग के गठन की बात कही गई है तो मुझको अपने माननीय मुख्यमंत्री पर इस बात का भरोसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वचन पत्र की बात को लागू करेंगे और आने वाले दिनों में बहुत हम लोग विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। विस्थापन आयोग को गठन करके झारखंड के विस्थापित लोग जिनका पुनर्वास ना हो पाया, जो पुनर्वासित ना हो पाए, उनको हम लोग निश्चित रूप से चिन्हित करके पुनर्वासित करने का प्रयास करेंगे। और पंडित जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आपके पास एक समय हो तो मैं उसको साझा करना चाहूंगा। बात रखिए अपनी। मैं मैसूर किसी काम से गया था, मेरा भगना वहां पढ़ता था। जब मैं वहां गया और मैंने बेंगलुरु हवाई अड्डे से मैसूर जाने के लिए टैक्सी ली, तो वो आधा पढ़ा लिखा लड़का था, चूंकि न तो वो अंग्रेजी बेहतर बोल सकता था और उसकी भाषा मुझको आती नहीं थी। तो मैंने उसको पूछा कि इन्फोसिस का कैंपस कैसा है, तो उसने मुझको बताया कि 10,000 एकड़ का इन्फोसिस का कैंपस है और 10,000 एकड़ के इन्फोसिस के कैंपस को ग्रीन कैंपस बनाया गया है, जहां पर फॉसिल फ्यूल की गाड़ियों का प्रवेश निषिद्ध है, मात्र एम्बुलेंस वहां पर जा सकती है। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। ये बात मैं आज से आपको 8-10 साल पुरानी बता रहा हूँ। मैंने उसको पूछा कि ये 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर कैसे हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन्फोसिस के लिए जमीन एक्वायर करने का एक सूचना निकाली, लोगों ने अपनी जमीनें जाकर दी और वो 10,000 एकड़ जमीन आज के डेट में इन्फोसिस के पास है। मेरे मन में उसी समय ये सवाल आया कि 10,000 एकड़ जमीन कर्नाटका में इन्फोसिस के लिए राज्य सरकार देती है और न कहीं गतिरोध होता है, न लोगों का प्रतिरोध होता है। झारखंड में किसी भी उद्योग के स्थापना के लिए जब मसले आते हैं या सड़क के मसले आते हैं तो हमारे यहाँ एक नारा पूछता है, जिस नारे का नाम है जान देंगे जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल। मैंने फिर इन कारणों को तलाश करने का प्रयास किया। जब इन कारणों का तलाश हमने करना शुरू किया तो हमें पता लगा 1860 के दशक में
जब अंग्रेजों ने कॉलोनीज बनाई, अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बनाए, उस दरमियान झारखंड के लोगों का अभूतपूर्व विस्थापन हुआ। और झारखंडी 1860 से लेकर देश के गठन के बाद से लेकर हालिया दिनों तक विस्थापित होता आया है। और कहीं भी विस्थापन के बाद उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए लोगों का भरोसा अपनी सरकारों पर भी नहीं है जो ये कहते हैं कि आप जमीन दे दो। तो मैं स्पष्ट ये बात कहता हूं कि विस्थापन आयोग झारखंड की उस पुरानी चोट पर एकमात्र मरहम है जहां विस्थापन का दंश झेल रहे लोगों को यह महसूस होगा कि सरकार उनके विस्थापन के बाद उनके पुनर्वासन के बारे में सोच रही है। लेकिन दादा एक सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी के मंत्री, आपकी सरकार केंद्र से मांग करती है तो पैसा का मांग करती है कि हमारा बकाया है रे भाई, पैसा दो। लेकिन आप ये नहीं कहते कि एचईसी में इतना लोग विस्थापित हुआ, सीसीएल में इतना लोग विस्थापित हुए, बीसीसीएल में इतने लोग विस्थापित हुए, वो कहाँ गए? उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? उनका रहन सहन क्या है? वो फैमिली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? इस पे तो कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। झारखंड गठन के उपरांत पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विस्थापन आयोग के गठन की बात अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में, अपने निश्चय पत्र में स्वीकारी। आपने नौकरी का भी 5 लाख का वादा दिया था, टेम्पोररी को परमानेंट करने का वादा दिया था। ऐसे कई कारण है, कोरोना रह गया, फिर आप कहेंगे कि हम नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह है। नहीं, हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। आज आचार संहिता लगने से पहले आपको यह मालूम है कि झारखंड प्रदेश रसोईया संघ के साथ बैठक करा के उन पे सम्मानजनक मानदेय, नियमावली, नौकरी और बाकी चीजों को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण का जहां पे मसले थे, वो मसले आवश्यकता अनुसार चलेंगे। लेकिन यह बात आप स्पष्ट मानेंगे कि झारखंड के पिछले 20 वर्षों की सरकार में इस सरकार ने अनुबंध कर्मियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए सदाशिवता के साथ उनके समायोजन, उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास कोई मैं ये नहीं कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन के पास जादू की छड़ी है, लेकिन मैं आपको यह कहता हूँ कि हमारा इंटेंशन क्लियर और स्पष्ट है कि हम यहाँ के निवासियों, यहाँ के मूलवासियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जो हर्डल्स आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, इसके बाद भी हम बढ़ना चाहते हैं। और हम स्पष्ट आपसे यह कहते हैं कि चाहे हमारा यह कार्यकाल 5 वर्षों का, जिसमें 2 साल हमारे कोरोना में गुजर गए और बाकी कैसे गुजरे वो आपको बेहतर मालूम है। मुक्ति मोर्चा की विचारधारा जब तक झारखंड में जीवित रहेगी तब तक हम अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे और समाधान देने का प्रयास करेंगे। अच्छा सुदीप जी, एक सवाल सीधा ये था कि जैसा कि पांडे जी ने कहा कि भाई एक शहर में 2 कार्यक्रम और दोनों पार्टी एक ही सरकार में जब मौजूद है तो वो फिर क्यों हुआ? और दूसरी बात कि कांग्रेस के प्रभारी भी आज रांची जब पहुंचे, जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपको निमंत्रण मिला है कि नहीं, तो वो बोले कि मुझे यहाँ आकर पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। में भी हो सकता है, मुझको, मैं तो गिरिडीह में बैठा हूँ इसलिए मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन ट्विटर के माध्यम से मुझको ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के इंचार्ज हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उसके बाद गए। अच्छा, मतलब चूंकि आप तो एक सामूहिक फोटो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हैं, सेल्फी लीडर आलमगीर सर हैं, घर पे मुलाकात हुई, अभी थोड़ी देर पहले घर पर मुलाकात करती है। हाँ, ये बहुत कुछ बयान करती है। अच्छा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी पहले से ही ट्वीट करते रहे कि ये जो पूरा महोत्सव हो रहा है, पिछले 8 दिन से लगातार पूरे शहर को जो पोस्टर बैनर से पाटा गया है उसमें सिर्फ 2 तस्वीर है, एक शिबू सोरेन की, एक हेमंत सोरेन की, उसके बाद किसी की भी तस्वीर नहीं है। जाहिर तौर पर झारखंड के आदिवासी युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन हमारे विश्वगुरु सोरेन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो कैबिनेट के नेता हैं, सदन के नेता हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के पांव के नीचे सारे लोगों को पांव है, इसलिए कोई विषय नहीं है। और जहां तक सवाल इस बात का है तो स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के हैंडल पर आई फोटो जिसमें इंचार्ज सेल्फी लीडर बादल पत्रलेख माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करते चले आ रहे हैं, वो
1000 शब्द के बयानों पर वो एक तस्वीर काफी। दादा लेकिन एक दो सवाल और ले लेते हैं हम, फिर इसको खत्म करेंगे। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। एसटी सीट को लेकर लोकसभा को लेकर सवाल लेके अब समाप्त कीजिए। नहीं, एसटी सीट को लेकर जेएमएम ने जिस तरीके से दावा ठोक रखा है लोकसभा की सीटों को लेकर कि जमीनी हकीकत को ही ध्यान में रखकर गठबंधन होगा 24 में, अब इसमें भ्रम की स्थिति है। गठबंधन के मुद्दे पांडे जी सार्वजनिक मंचों पर विमर्श नहीं किए जाते हैं। आपके पास कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा कोई दावा किया है। और मैं भी अपने केंद्रीय नेतृत्व के नहीं, हमारे पास उन 5 विधायकों की बैठक की फुटेज और बाइट है जिसमें उन्होंने चाईबासा सीट पे दावा किया। आपके पार्टी के महासचिव ने कहा कि जमीनी हकीकत का आकलन करके होगा, पूर्व की तरह गठबंधन वाले बात नहीं है लोकसभा में। देखिए, कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से अपनी बात, अपनी भावनाएं रखने के लिए स्वतंत्र है। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसकी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, लेकिन जब गठबंधन में हम लोग रहते हैं तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं दल के नेता तक पहुंचती हैं, और दलों के नेता जब बैठकर इसका निराकरण करते हैं तो वह निर्णय सारे लोगों पर अधिकारी होता है और सारे लोग उसको मानते हैं। तो मैं आपसे स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि इंडिया झारखंड में बहुत मजबूत है और एकजुट है। आगे भी रहेगा। उसका जो भी निर्णय आएगा, मैं झारखंड से राजनीति करता हूँ ना, आगे भी रहेगा। मैं बिहार नहीं, मैं हाँ बिल्कुल रहेगा। एक विधायक जीता, गठबंधन धर्म का अक्षरशः अनुपालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री बनाया। क्या उनके बगैर सरकार नहीं चलती? लेकिन ये गठबंधन धर्म के पालन की नैतिकता के राज्य थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री बनाया। तो 100% इंडिया का गठबंधन झारखंड में रहेगा, और हम लोग इंडिया गठबंधन वाले लोग एनडीए गठबंधन के विरुद्ध मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको बधाई इंडिजिनस डे पर। और आदिवासी समाज से लोगों को सीखे, हम भी कुछ सीखते हैं। जी 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 बिल्कुल। इंडिजिनस शब्द का मतलब मूलवासी होता है, आदिवासी और मूलवासी। जी जी, आप भी मूलवासी हैं पलामू के, आपको भी इस विश्व मूल इंडिजिनस डे की बहुत सारी बधाई। शुक्रिया शुक्रिया दादा। देखिए, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उसमें पीड़ा को भी ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो पीड़ा है वो व्यर्थ है, या उन्होंने कहा आज भी अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात बोल रहे थे तो वो एक लग रहा था कि सिर्फ ट्राइबल लीडर बोल रहे हैं। वो लग रहा था यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता है वो बोल रहे हैं। हाँ, अगर सेंट्रल के हिसाब से देखिए तब तो ठीक है। हाँ, और नहीं, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने भी जब तक अभी तक गठन हुआ है, और वहाँ पे कांग्रेस ने, हमारे साथ राजेश ठाकुर भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेश जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई हो विश्व आदिवासी दिवस की। जी, आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का दिवस है, और आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गौरव महासभा भी किया है, और उनके साथ खुशियां जो है सेलिब्रेट किया है। साथ ही साथ जो मणिपुर का मसला है उसको लेकर के शोक भी व्यक्त किया। हम लोगों ने मौन रख करके जो वहाँ दुर्घटनाएं घटी है, जिन लोगों का निधन हुआ है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेकिन राजेश जी, आपका जो जवाब है, सवाल वही है कि ये जो झारखंड आदिवासी महोत्सव सरकार की तरफ से मनाया जा रहा था, उसमें आप लोग क्यों नहीं शामिल हुए? एक प्रस्तावित कार्यक्रम पहले से होता है, और हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कार्यक्रम आया हुआ था, हर जिले में करना था, और साथ ही साथ एक प्रदेश स्तर पे एक इस तरह की जनसभा का करने का निर्देश प्राप्त था। उस निमित्त हमारे प्रभारी आदरणीय पांडे जी भी उसमें शामिल हुए, और सरकार का एक अपना कार्यक्रम पहले बाद में जो उसकी सूचना मिली कि वो कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप में पहले से कोई इस तरह का था, उस वजह से हम लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए। कल हमारे मंत्रीगण जरूर शुरू करें।
वो तो आप बात कह रहे हैं कि कल अब हमारे मंत्रीगण जरूर शामिल होंगे, लेकिन सवाल यही उठता है, इंडिया एक, जो आप कहते हैं इंडिया अलायंस एक, आदिवासी को लेकर सोच एक, सभाएं दो, क्यों? कोई संगठन, इसका इंडिया का मतलब कतई ये नहीं है कि अपने अपने संगठन को खत्म कर दें, और जब संगठन मजबूत होगा तभी तो गठबंधन मजबूत होगा। उस निमित्त हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया है, उसमें कहीं किसी को सभी को अपना अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, और हम लोग ने अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आदिवासी दिवस मनाया है। इसी बार नहीं, पिछली बार भी हम लोगों ने मनाया था। लेकिन राजेश जी, आपको नहीं लगता कि अगर उस मंच पे जहां कई राज्य से आदिवासी आए थे, वहां पे अगर इंडिया एक दिखता तो बात कुछ और होती? वहां पे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ सरकार का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसलिए इसको चाहिए। हम समझते हैं संगठन के बाद ही सरकार बनती है, और संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से सरकार को ही मजबूती लेगी। अलग अलग मजबूत होने के कई कारण भी हो सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का काम है उसका आकलन करना। आप लोग निश्चित रूप से अच्छे तरीके से आकलन करते हैं, और जो संगठन जिसका मजबूत नहीं होगा तो फिर गठबंधन कैसे मजबूत बनेगा। ठीक है, हम लोग लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, और उस निमित्त कार्यक्रम चलते रहते हैं। इंडिया के बैनर तले भी हमने कार्यक्रम किया है मणिपुर को लेकर के, और आप देखा किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग पुतला दहन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 प्रमंडल में करके, और लगातार कार्यक्रम करके हम लोगों ने रोष जताया था। और उसके बाद सबसे अंत में हमने भी रोष जताने का काम किया राजभवन पर। एक और बात, मुख्यमंत्री ने वहाँ जो लोग थे उनको संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की, एक आदिवासी नेता की पीड़ा, मुख्यमंत्री की पीड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी सरकार बनी है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, हमारा दुख कोई नहीं समझ पाया। तो ये आप मानते हैं कि जाने या अनजाने में कांग्रेस से भी जितने वर्ष तक शासन की केंद्र में, उनसे भी ये गलती हुई है? हाँ, सचमुच आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया। नहीं देखिए, वो इस संदर्भ में कह रहे हैं, उसको बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो एक प्रकार कहीं ना कहीं वो टेन्योर नहीं पूरा कर पाए 5 साल का। इस बार मुख्यमंत्री जिस 5 साल के टेन्योर को पूरा करने जा रहे हैं, तरह के व्यवधान पैदा करके भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आदिवासियों को अपमानित करने का काम करे, उस कड़ी में एक बार फिर से इनको अपमानित करने का प्रयास कर रही है। उस संदर्भ में उन्होंने इस बात को उठाया है। नहीं, आप उसको भले ही सत्ता के कुर्सी से जोड़ दे, वो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी रहन सहन, विस्थापन, इन मुद्दा की ओर उनका इशारा था। निश्चित रूप से सबकी अपनी वेदना है, जहाँ विकास होगा वहाँ विस्थापन होगा, जहाँ विस्थापन होगा वहाँ विकास होगा। इस तरह की कई सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, और ये दर्द सचमुच में है कि कहीं न कहीं विस्थापन का भी लोग दंश झेले हैं। और इसलिए हम लोगों ने कहा हुआ है कि विस्थापन आयोग का जल्द से गठन करके विस्थापितों को उनका हक दिलाना। लेकिन कांग्रेस तो खड़ा होकर केंद्र से पैसा मांग रही है। कभी आप लोग नहीं कहे कि भाई एचईसी में जो हम ही बसाए थे लेकिन विस्थापित हुए थे लोग, उनको पुनर्वास कर दीजिए, उनका सीसीएल वाले का पुनर्वास कर दीजिए। इस तरीके की तो भावना नहीं आ रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है पैसा बाकी है वो दे दीजिए। नहीं देखिए, पुनर्वास की जहां तक बात है, बहुत हद तक पुनर्वास हुआ है। आप सिर्फ एक एचईसी या एक किसी वो को नहीं देख सकते हैं। आप बोकारो स्टील में कितने लोगों को नौकरियां मिली, एचईसी में नौकरियां मिली। हाँ, ये सही है कि जब कोई इस तरह का विस्थापन होता है तो उसका दंश वहां के विस्थापितों को झेलना पड़ता है, ये सही है। लेकिन उसके लिए हम लोग लगातार प्रक्रिया में रहे, और हमने जब जो फैक्ट्रियां बनाई, जो एचईसी, बीएसएल, सिंदरी और आदि जो बीसीएल का भी आप चित्र देखेंगे, तो विकास भी हुए। हाँ, ये सही है कि कई बार कई चीजों के कारण जो वो नहीं मिल पाया है, वो भी हम लोग लगातार देने का प्रयास करते हैं और करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह उनको बिल्कुल वंचित करने जा रहे हैं या वंचित कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने प्लांट की स्थापना की थी, उन प्लांट को बेचने की कवायद चल रही है।
हो, CCR हो, BC सभी प्राइवेट संस्थानों को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा निश्चित रूप से मुश्किलें आ रही है और उस बात को मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये राजेश ठाकुर थे। पांडे जी, अब मुझे ये समझाइए कि आखिर कैसे अब अलग अलग माना जाए कि सरकार का अलग कार्यक्रम हुआ और कांग्रेस का अलग, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई पहले से कार्यक्रम निर्धारित था इनका कांग्रेस का, और जो शेड्यूल बना है उसके हिसाब से दूसरे दिन मंत्रियों को शामिल होना था वो लिखा हुआ है, और ये जो इन्विटेशन है जिस हिसाब से राजेश ठाकुर बोल रहे हैं वो सही भी है। तो अब कैसे माना जाए कि दोनों अलग अलग? नहीं, दूसरे दिन का इन्विटेशन नहीं है, दूसरे दिन भी इन्विटेशन है। अच्छा, इस बात को समझिए, डिफरेंस यही है। इसमें देखिए जैसे कि ये लिखा है कि पहले दिन मुख्य अतिथि अध्यक्षता और उसके बाद मंत्रीगण और माननीय सांसदगण। लेकिन दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन लिखा है मुख्य अतिथि, दूसरे दिन हेमंत सोरेन होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पे सभी मंत्री शामिल। और यहाँ पे भी वही लाइन है, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, माननीय विधायक और सांसद। यहाँ तो शामिल हो गया ना नाम दूसरे। हाँ, तो ये देखिए अभी जो कांग्रेस और जेएमएम को लोग करीब से देख रहा है, इसमें दोनों में थोड़ा उधड़ बुन है। अच्छा, इंडिया सैद्धांतिक तौर पे एक हुआ है, लेकिन मानसिक तौर पे अभी एक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, राजेश ठाकुर ने हमारी बातों को काटा नहीं, कहा कि आपका आकलन जैसे करना है कर लीजिए। और इससे पहले भी ये बता रहे थे कि 14 सीट पे जब हम मजबूत होंगे तब इंडिया मजबूत होगा, जेएमएम मजबूत होगी 14 सीट पे तब मजबूत होगी। और पार्टी का रुख और विधायकों का रुख देखकर ये नहीं लग रहा कि लोकसभा में इतना आसान है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका जो अभी छोटा छोटा ये असर दिख रहा है, ये आगे चल के लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन होना है उसमें ज़्यादा असर दिखेगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने उस सभा के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ, ट्राइबल में एक अच्छी खासी पकड़ हमारी भी है। ये वहाँ का मैसेज था। अच्छा, आप समझ लीजिए कि एक प्रभारी को या एक मंत्री उनसे जाके बंद कमरे में घर में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको निमंत्रण अच्छे से मतलब या उनको कहा जाता कि नहीं भाई यहीं प्रोग्राम किया जाए, तो वो सारे मंच पर दिखते वहाँ पर आदिवासी महोत्सव में, वो नहीं दिखा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और राजनीति में छोटी छोटी ही चीज़ें बड़ा आकार लेती है, उसकी एक सुगबुगाहट है। इससे पहले जो 5 विधायक कोल्हान के थे जेएमएम के, और उन्होंने चाईबासा सीट को लेकर कि हम लोग का विधायक और सांसद उनका कैसे सारा सीट हमरा, तो इस तरीके का जब बयान आने लगता है। अच्छा, तो ऐसा बयान आया? बिल्कुल, जेएमएम के कई विधायकों ने वहाँ चाईबासा सीट पे दावा ठोक दिया है कि भाई यहाँ से पहले जो कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा बनी है, अब यहाँ जेएमएम को ये सीट मिला। हाँ, जेएमएम को मिलना चाहिए, और उसको लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्मोकश चल रहा है। आपको याद होगा कि 32 को भी लेकर गीता कोड़ा और मधु कोड़ा जेएमएम से पहले खुलकर, हाँ, जेएमएम कांग्रेस कह रही है 32 का स्वीकार है, स्वागत योग्य है, और गीता कोड़ा कर ये नहीं है, नहीं तो नहीं कर रही है। उनका कारण ये था कि भाई इस इलाके में 1932 में सर्वे हुआ ही नहीं था। हाँ, तो वो ये ऐसे ऐसे कई कारण हैं। और आप देखेंगे चाईबासा सीट, खूंटी का सीट, लोहरदगा का सीट, अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी भी है कि जेएमएम ने अपने कई नेताओं को कह दिया है कि आप अमुक सीट पर तैयारी में जुट जाइए, लोकसभा का। अच्छा। और उसमें एक लोहरदगा सीट भी है। अच्छा। तो और जब पार्टी के महासचिव इस तरीके से कहते हैं कि पहले का 19 का गठबंधन इस शर्तों का, इस बार का शर्त अलग हो सकता है। ऑफिशियल बयान? हाँ, ऑफिशियल बयान है। क्यों? क्योंकि जमीनी हकीकत को ध्यान में रख के। तो जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि जेएमएम के पास 3 विधायक हैं, 30 विधायक हैं जेएमएम के पास, तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेगी। तो ये एक इशू है। लेकिन मैं अब कार्यक्रम के आखिरी समय में चाहूँगा कि जो दर्शक अब तक नहीं पहुँच पाए हैं वो बिरसा मुंडा पार्क या वो जेल आबादी महोत्सव में, आप उनको क्या बताना चाहेंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसा रहा वो कार्यक्रम, वो बता दें। नहीं, कार्यक्रम तो बहुत भव्य बनाया गया है, और चूंकि बहुत बड़ा परिसर भी है,
ये बिरसा मुंडा जो पुराना जेल था, जो जेल चौक के पास है, उसको स्मृति उद्यान में तब्दील कर दिया गया है और उसे अच्छे ढंग से सजाया गया है। वहाँ पर एक तो बड़ा सा मंच है जिस पर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम है उसमें फैशन शो अभी चल रहा होगा, अलग से जो है आदिवासी व्यंजन का जो है स्टॉल लगा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो मंच पर लगातार चल रहा है, कला संगीत शिल्प का प्रदर्शनी है, राष्ट्रीय आदिवासी चित्रकला का शिविर लगा है, आदिवासी फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्में दिखाई जा रही है। कल भी जो कार्यक्रम है वो भी कई कार्यक्रम है जिसमें कि आदिवासी इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र आदि पर संगोष्ठी होना है, पैनल चर्चा होना है, परिधान फैशन शो होना है, आदिवासी व्यंजन का स्टॉल तो लगा हुआ ही है। इसके अलावे और कई कार्यक्रम अलग अलग जगह पर जो है वहाँ पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली बार से थोड़ा भव्य इस बार हुआ है, क्योंकि स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा जुट रही है, क्योंकि शहर के बीचों बीच है और आसपास बहुत सारा लॉज है, हॉस्टल है, तो कई छात्र छात्राएं वहाँ से भी आ रहे हैं और दूर दूर से भी आज लोग काफ़ी शामिल हुए थे। और मुझे लगता है कि जिस मकसद के साथ ये महोत्सव किया गया वो तो आज तो दिखा कि हाँ सफल हुआ। तो उम्मीद यही करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो इशारों में या कहें दिल का दर्द बयां किया, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को विस्थापन आयोग का गठन करना चाहिए। उससे आदिवासी, मूलवासी और सबका जिनका ज़मीन जाएगा उन सभी को फायदा होगा और कम से कम आइडेंटिटी बची रहेगी। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं आदिवासी, अगर ज़मीन से हट रहे हैं वो पता नहीं चल पा रहा है और कोई उनको खोजने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। आप समझ लीजिए कि किन परिस्थितियों में 50 साल पहले सिमडेगा का आदमी जाके मणिपुर में बसा और आज उसके साथ जब बुरी स्थिति आई तो फिर आज घर वापस। मणिपुर से भी 2 महिलाएं, कई लोग आए हैं, करीब हमको लग रहा है कि 6-7 लोग आए हैं। 2 महिलाएं हैं जिससे मीडियाकर्मी बात भी किए और महिलाओं ने बताया कि मणिपुर में क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि ये तो कुछ 1 वीडियो 2 वीडियो निकल कर सामने आया, अगर इंटरनेट चालू हो जाए तो ऐसे दर्जनों सैकड़ों वीडियो सामने आ सकते हैं। वो महिलाएं बता रही थी कि बहुत ही स्थिति जो है ठीक नहीं है और यही वजह है कि आज देखिए कि रांची की सड़कों पर भी मणिपुर को में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर भी आदिवासी दिवस पर प्रदर्शन देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए अपने दर्शकों को। वक्त है विदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे वही आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होगा और हम हर दिन हर विषय पर चर्चा करते हैं और राजनीति में हर चीज़ दिखा कर नहीं होता, कुछ चीज़ें ढक कर होती है। इस आज का कार्यक्रम वही था कि ढके हुए चीज़ को थोड़ा ज़्यादा पारदर्शी तरीके से आप तक लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।